नाज़रीन, हमें मुमताज़ बेशदान जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं अब ये ख़बर करते करते ना कभी कभी जी चाहता है कि हम ना सिर्फ कोई मौसम का हाल बता के निकल जाएं। एक जरीदे ने आज एक आलमी मालियाती इदारे को कोट करके कहा है कि सिंपली हम अपनी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी विद इन इन्वर्टेड कामास द कास्ट ऑफ आर एनर्जी या बिजली की जो कीमत है उसको हम रैशनलाइज बेहतर करके या फेयर करके 32 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं तो हम 60 बिलियन प्लस पर ले जा सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये हमारी वजारत ख़जाना हो, SIFC हो, कोई लोग हो, मेरे ख्याल में वो उसको एक गैर ज़रूरी अमल समझते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स को बरामद करना। एंड आई थिंक दोज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकानमी ऑफ पाकिस्तान। एम आई राइट इन माई असेसमेंट डॉक्टर साहब? देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमें एक रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती और वो उस कहानी में ये था कि रॉबिन हुड जो है वो अमीरों से पैसे छीनता था और गरीबों में बांटता था। तो हमने एक ऐसा माशी ढांचा बनाया है जो रिवर्स रॉबिन हुड है। यहाँ पे आम आदमियों की, गरीबों की जेब से पैसे निकाल के और जो ऑलरेडी अमीर हैं, जो कार्टेल्स के मेंबर हैं, उनकी तरफ वो उस दौलत की मुंतकिली करनी है। ये हमारा माशी ढांचा है और ये इस हुकूमत की नहीं, ये पिछली से पहली हुकूमत में भी यही था, उससे पहली हुकूमत में भी यही था। इसको बदलने की कोई मैं समझता हूँ कि कोशिश नहीं हो रही। शायद आप भी यही कह रहे हैं लेकिन डिफरेंट अल्फाज में कह रहे हैं। अब एक्सपोर्ट का मामला जो है, देखिए, सिर्फ बिजली की कीमत से मामला नहीं चलेगा। यहाँ पे टैक्सेस और बिजली की कीमत, इन दोनों को अगर आप सामने रखें, अब आप सोचिए कि अगर हमारी बिजली की कीमत 35 से 40% ज़्यादा है अपने हमसाए ममालिक के मुकाबले में, या जो एक्सपोर्ट मार्केट में हमसे कम्पीट करते हैं, तो फिर हमारे एक्सपोर्टर उनसे किस तरह कम्पीट कर पाएंगे अगर हमारी बिजली का इनपुट जो है वो 30-35-40% महंगा है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स है इस मुल्क के अंदर, अब आप सोचिए कि कॉरपोरेट इनकम टैक्स की जो शरह है वो शुरू होती है 29% पे, 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स लगाते हैं, 39 बन जाता है। 10% उसके ऊपर डिविडेंड के टैक्स लगाते हैं, वो 49 बन जाता है। होल्डिंग कंपनी है, वो अगर प्रॉफिट बांटती है 10% उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो आप सोचिए कि कॉरपोरेशन तकरीबन 60-70% तक पहुंच जाता है टैक्स। अब कौन सी दुनिया की ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में आएगी इसलिए कि वो 100 रुपया कमाए और 60 रुपया उसके ऊपर टैक्स लग जाए और 60 रुपया वो हुकूमत के खजाने में जमा कर दे? तो ये दो चीज़ें हैं, जब तक टैक्स कम नहीं होता। अब ये कॉर्पोरेट टैक्स का जो मैंने जिक्र किया, आप अंदाज़ा कीजिए कि 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एक मुल्क मुझे कहीं अफ्रीका में नजर आया था, कैमरून था या कैमरूस था, जहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पाकिस्तान से ज़्यादा था। बाकी दुनिया में आपको कहीं ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट नहीं मिलता। जी मियाँ साहब, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, एक तो पहलू ये है, आप कह रहे हैं कि टैक्स का जो सिस्टम है वो इस तरह है कि लोग, कंपनियां पाकिस्तान नहीं आती। दूसरा पहलू ये है कि खुशखबरी है, वो खुशखबरी वज़ीर आज़म ने सुनाई है। आप इस पर जो है वो गाइड कीजिएगा कि पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश जो समंदर में है उसमें बहुत सी बोलियां आ चुकी हैं और यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज़, दीगर कंपनीज़ जो हैं वो अपना काम शुरू करेंगी और तेल और गैस की तलाश करेंगी। 100 ट्रिलियन उसका जो है वो बताया गया है कि 53,000 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर है और 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर अभी इलाका जो है मुकम्मल तौर पर पड़ा हुआ है। आप क्या देखते हैं कि इस तरह जो है वो काफ़ी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आने का इम्कान है? जो कहा जा रहा है कि 300 अरब डॉलर का फ़ायदा होगा, ऐसा मुमकिन है? देखिए, मुझे फ़ायदा उस वक्त होगा जब ये जो तेल का रेट है, जो मैं पेट्रोल लेने जाता हूँ या डीजल लेने जाता हूँ, जब वो मुझे 100 रुपये का गैलन मिलेगा या 100 रुपये का लीटर मिलेगा, 100 रुपये का लीटर मिलेगा, तो फिर मैं जानूंगा कि जी वाकई खुशखबरी हो। अभी ये खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी तो मेरी ज़िंदगी गुजर गई सुनते सुनते कि तेल निकल आया है या वो लोहा निकल आया है। अब इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें काफ़ी सारी हकीकत है।
हम उस हकीकत को एक्चुअल कैश में किस तरह बदलते हैं, दिस ओनली टाइम विल टेल। उसमें से एक तो तांबा है, कॉपर। कॉपर के ज़खायर वाकई पाकिस्तान में मौजूद हैं। रेकोडेक का जो मामला हमारे सामने आता है उसमें इस वक्त 50% तो कनाडा की कंपनी है बैरेक गोल्ड, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी रिसेंटली उसमें सरमायाकारी कर रहा है। एक जापानीज कंपनी सरमायाकारी कर रही है। अभी एक टेंडर फ्लोट किया गया था जिसमें बहुत सारी हॉस्टल्स बनने हैं और रिहायशी मकान बनने हैं और रिहायशी फैसिलिटीज बननी है। आप अंदाज़ा कीजिए, एक अमेरिकन कंपनी है जिसको वो टेंडर मिला है, जिसने वो टेंडर जीता है। फ्लोर कॉरपोरेशन उसका नाम है। वो पाकिस्तान में रेकोडेक के इलाके में आके इन्वेस्ट करेगी, ये हॉस्टल्स बनाएगी और ये सड़कें बनाएगी और रिहायशी। सर मैं यही इसी पे ही आपकी रहनुमाई चाहूंगा। जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो तेल और गैस की तलाश में भी हैं, मादनियात की तलाश में भी हैं, रेकोडेक में भी हैं, बहुत से शोबों में जो है वो अपनी सरमायाकारी कर रही हैं। और बाकायदा तौर पर यह कहता हुआ उनको सुना गया है कि पाकिस्तान को जो है वो बेहतरीन मईशत, बल्कि 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन मईशत जो है वो पाकिस्तान बन सकता है। ये अमेरिकन कंपनियों की तरफ से ये कहा गया है। और ये भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मुल्क है अमेरिका, तो अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ ज़खायर कितने कितने पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतरीन सरमायाकारी होने जा रही है। और ये खुशखबरी भी है। और सोने की कीमतें भी सर कम हो रही हैं। नेट मीटरिंग जो है वो उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी बढ़ रही है और मादनियात भी निकल रही हैं। तो ये खुशखबरियाँ ही हैं सर। चलिए आप इसको खुशखबरी कह लीजिए। मुझे खुशखबरी उस वक्त मिलेगी कि जब मैंने जैसे कहा कि मुझे कोई डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचेगा, जब पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होगी, जब जो तांबा रेकोडेक से निकल रहा है वो जाएगा, उसकी एक्सपोर्ट होगी और फिर वो ट्रिकल डाउन होगा पाकिस्तान के अंदर। आपने तो बहुत सारे शोबों का, सेक्टर का जिक्र कर दिया। मेरे इल्म में सिर्फ 2 हैं जिनमें वाकई किसी किस्म का काम हो रहा है। एक कॉपर का सेक्टर है, तांबे का सेक्टर है, और दूसरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सेक्टर है। दोनों में न सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया भर की कंपनियों का उसके अंदर इंटरेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। आपने ठीक कहा कि ये मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो लोग बड़ा सवाल पूछते हैं, ख़ास तौर पर लगता है लोगों ने सोने में बड़ा इन्वेस्ट कर रखा है। बट माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़, एक मुझे नाम अभी याद आ जाता है, हमारे प्लानिंग कमीशन के शायद डिप्टी चेयरमैन थे या क्या थे, डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब मैंने ये कहा था कि जब ये चाइना में जाके कह रहे थे पीएम साहब के जी बड़े बड़े हमने मुआहदे करने हैं, यू नो कीपिंग इन माइंड द 1993 डील्स, 2002 के मुआहदे, उसके बाद 2016 के मुआहदे, तो हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि हजूर सरकारी खर्चे पे सैर व सियाहत कर लें, खुदारा कोई मुआहदा ना करके आइएगा, क्योंकि ये मुआहदे तो हमें लेके बैठ गए। और डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई हम तीसरी दुनिया के लोगों का मुकद्दर वो खड्डे हैं जिन्हें हमने साफ करना होता है, जहाँ पर ये जो वेस्ट है और वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म है वो वहाँ से सौदा निकाल के ले जाता है और हम खड्डे भरते रहते हैं। आर वी स्टिल इन एग्जिस्टिंग इन दैट वर्ल्ड, और मे बी खुद खुशखबरियों के ज़माने में हम कदम रख चुके हैं? डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो जिन 2 सेक्टर्स का मैंने आपसे जिक्र किया, उसमें पहली बात ये आती है कि हमारी तारीख कुछ ऐसी है कि MOUs जितने भी साइन होते हैं उनको हम एक्चुअल कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। 95% MOUs जो हैं वो सिर्फ MOUs रह जाते हैं। एक MOU अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के हवाले से साइन किया गया है। वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका की एक कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मिनरल कहलाती है। अब वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाकई में पाकिस्तान में उनके ज़खायर मौजूद हैं। इस MOU को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं इनटू रियल कैश, दिस टाइम विल टेल। लेकिन ज़खायर मौजूद हैं 2 चीज़ों के, तांबे के और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। इनको अब ये पाकिस्तान की जो हमारे माशी फैसला साज हैं, जो हमारे सियासी फैसला साज हैं, उन शख्सियात ने, उन इदारों ने इन MOUs को किस तरह कन्वर्ट करना है इनटू एक्चुअल कैश, ये दिस इज़ द बिग टेस्ट। डॉक्टर साहब ये तो फिर जो हम अगर माजी में देखें तो कैश में तो कन्वर्ट हुए,
तो फिर हमें क्या लगा कि हम ये बिजली का बिल दे रहे हैं या किक बैक की किस्त दे रहे हैं। बहरहाल मैं आगे आता हूँ एक तरफ। डॉक्टर साहब, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड, बड़ी फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी है सोने की मार्केट में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? करेक्शन आ रही है क्या? ये ओवर प्राइस था, अब रैशनल हो रहा है या करेक्शन आ रही है? हाउ डू यू लुक एट इट? जी, 2 या 3 चीज़ें हैं सोने की मार्केट के हवाले से। पहला तो पैगाम ये जाता है कि अगर कुछ ही महीनों में ये $1800 फी आउंस से कहीं 4000 से ऊपर निकल गया, तो पहला पैगाम ये जाता है कि लोगों का एतमाद जो है वो करेंसीज के अंदर, चाहे वो यूएस करेंसी का यूएस डॉलर हो, चाहे वो जापानीज येन हो, चाहे वो पाकिस्तानी रुपया हो, जब उसके ऊपर एतमाद उठता है या एतमाद कम होने लगता है तो फिर वो पैसा मुंतकिल होता है सोने के अंदर और फिर सोने की कीमतें चढ़ने लगती हैं। तो पहला तो वाज़े पैगाम है कि इन्वेस्टर्स का एतमाद जो करेंसीज हैं, चाहे वो पाकिस्तानी करेंसी हो, अमेरिकन करेंसी हो, उनके ऊपर कम होता चला जा रहा है। दूसरा जो इशू है वो सेंट्रल बैंक जो हैं दुनिया के, जिसमें चाइना का सेंट्रल बैंक जो है वो सरे फहरिस्त है, बाकी बहुत सारी दुनिया के ममालिक, इंडिया का सेंट्रल बैंक भी, उन्होंने पिछले कोई साल भर में, कोई 1.5 साल भर में अपने सोने की इन्वेंटरी बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। और बिकॉज सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे थे, सोने की कीमत बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। पिछले कोई महीने 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक जो अपनी जो ख़रीदारी कर रहे थे सोने की, उसमें उसकी रफ्तार में कमी आई है। अभी भी ख़रीदारी जारी है, लेकिन जिस रफ्तार से ख़रीदारी हो रही थी उसमें कमी आई है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सोने की कीमत भी कुछ नीचे आई। इट मीन्स कि ये आपको ये प्रोसेस नीचे गिरता नज़र आता है ब्रीफली कीमतों का। देखिए, ये इस सवाल का जवाब बनता है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में मुझे सोने की कीमत कम होती नज़र नहीं आती। ओके।